टॉपिक कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन जैसे सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना है और डाउट भी आपको ही सॉल्व करना है, ठीक है। जो भी आंसर रहेगा व्हाट्सएप के ऊपर भेज देना है ताकि चेक करेंगे सही है कि गलत है, ठीक है। कॉपी क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको बोलते हैं EAN, इसको बोलते हैं EAN रूल। क्या बोलते हैं? EAN। ई का मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। यहाँ पे ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स लिखता हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। इसका एटॉमिक नंबर याद रखना है, आवाज नहीं करना है, याद रखो। 30 सेकंड के बाद पूछता हूँ किसका एटॉमिक नंबर कितना है। हो गया? बोलो। हीलियम, नियॉन, नेक्स्ट, नेक्स्ट, 54, नेक्स्ट 86। ठीक है, हाँ इनका काम पड़ेगा, ठीक है। तो ये है ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स और नोबल गैस एलिमेंट, ठीक है। दो तरीके से बोलते थे, पहले इसको बोलते थे इनर्ट गैस एलिमेंट, अभी इसको बोलते हैं नोबल। नोबल का मतलब होता है रिएक्टिविटी विद स्पेसिफिक रिएक्शन, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ ही रिएक्शन करते हैं और इसलिए क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? नोबल, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करते हैं? फास्फोरस और क्लोरीन और ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि उनका एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब आप बोलोगे सर EAN रूल जो है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला जो रूल है, इसमें इनका काम क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल ये कहता है जो भी कोई कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू फाइंड करेंगे। और इफ उस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू किसी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के साथ मैच होता है तो ये कहा जाता है कि वो कॉम्प्लेक्स इस रूल को फॉलो कर रहा है। किस कौन से रूल को? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। रिपीट कर रहा हूँ, ये रूल के हिसाब से क्या होता है, जो भी कोई कॉम्प्लेक्स है हर किसी कॉम्प्लेक्स के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू फाइंड करेंगे और उस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू किसी नोबल गैस के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के साथ मैच होता है। इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स जो रहेगा वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के रूल को क्या करेगा? फॉलो करेगा। अदरवाइज तो मन में क्वेश्चन आना चाहिए सर बात तो सही है, हम कैलकुलेट करके देख तो सकते हैं मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल है, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप क्या फाइंड कर सकते हो? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और आपने जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड किया है उसका वैल्यू इनमें से किसी एक के साथ मैच होता है, इसका मतलब वो इफेक्टिव एटॉमिक रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के रूल को क्या करेगा? फॉलो करेगा। एग्जांपल के लिए मैं यहां लिखता हूं इन ब्रैकेट Fe Cn/6 ओवरऑल चार्ज -2। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है और ये फाइंड करना है कि इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के रूल को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, बोलोगे तो अच्छा रहेगा, रिस्पॉन्स दोगे।
ठीक है, पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे मेटल कौन है, लिगेंड्स कौन है, कितने लिगेंड्स है, एक लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएगा, एक, कितने लिगेंड्स है, कितने बॉन्ड बनाएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, तो एक बार पता चल गई लास्ट वाली कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब मेटल कौन है, आयरन, और आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26, तो Z का वैल्यू पता चल गया, ये भी अच्छा हुआ, Z पता चल गया, Cl पता चल गया। अब क्या बचा, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना आता है, ओके, ये रहेगा -6, ये रहेगा +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2, समझ में आ गया। अब फाइंड करेंगे क्या, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो देयरफॉर EAN इक्वल्स टू Z कितना है 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 into 2, तो ये रहेगा 26 प्लस 10 इक्वल्स टू 36। तो यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू कितना है 36, कितना है 36। तो ये वाला जो कंपाउंड रहेगा वो इस रूल को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, समझ में आ गया। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, हो गया। और टोटल कितना आया 36, किसके साथ मैच हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या करेगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के रूल को फॉलो करेगा। एक हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, Mg in bracket Fe Cn/6, ठीक है, Mg Fe Cn/6 हो गया। सबसे पहले देखेंगे कौन क्या है, ये कौन है काउंटर आयन, ये कौन है मेटल, ये कौन है लिगेंड, कितने लिगेंड है 6, एक लिगेंड एक बॉन्ड, कितने लिगेंड है 6, कितने बॉन्ड 6, एक ही टाइप के लिगेंड्स है, तो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6, पता चल गया। मेटल कौन है Fe, Z का वैल्यू कितना है 26, Mg के ऊपर चार्ज +2, इसके ऊपर -2, ये -6, ये +4, क्या पता चला, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +4, हो गया। फॉर्मूला आपके पास है कौन सा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू Z into Z minus ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर। Z कितना है 26 माइनस 4 प्लस 12, ये कितना आएगा 26 माइनस प्लस 8 कितना आएगा 34। क्या ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के रूल को फॉलो करेगा, नहीं। क्वेश्चन दो तरीके से आएंगे, पहला या तो ये पूछा जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू फाइंड करो, तो क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, आप ये फाइंड करके बताओ कि ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के रूल को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। उन्होंने ये पूछा है वैल्यू को फाइंड करो, वैल्यू फाइंड करो, काम खत्म। ये पूछते हैं ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, तो ये याद रखना होगा कि किसका एटॉमिक नंबर कितना है, समझा। एक बार देख लो, कुछ नहीं समझाया तो पूछो। स्कूल का यूज क्या है, यूज कुछ नहीं है, बस वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है। जैसे वो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है, काम तो कुछ है नहीं, समझ वैसे समझा नहीं समझा, पक्का, यस और नो, यस, आवाज नहीं आ रहा है, यस, ओके, इरेज कर दो, पक्का, चलो इरेज करता हूँ फिर लिखो, हो जाओ शुरू। 2 के लिए 3 मिनट का टाइम है।
और जो भी इंटरनल डिस्कशन करते हुए लिखेगा उसको बाहर भेज दूंगा मैं सीधा। हो गया? ठीक है, कॉपी क्लोज। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है दैट इज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो जो भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रहेगा वो किस प्रकार का आइसोमेरिज्म क्या करेगा, शो करेगा। एग्जांपल के लिए सपोज हम यहाँ लिखेंगे मेरे पास है FeCl6, ठीक है। Fe NH3/4 यहाँ है Cl2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3, ओवरऑल चार्ज रहेगा +1, और स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ यूज करेंगे Br, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स है Fe NH3/4 Cl Br और Cl, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक के पास फ्लोरिक Fe कितना है 1,
NH3 कितने हैं? हाँ 4। क्लोरीन कितने हैं? 2। और ब्रोमीन कितने हैं? 1। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करता है? किसी भी कंपाउंड का कंपोजिशन बताने का काम करता है। तो ये जो कंपाउंड है वो किसका किसका बना हुआ है? NH3 क्लोरीन ब्रोमीन। ये किसका बना हुआ है? NH3 क्लोरीन ब्रोमीन। सही है गलत? तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? Fe1NH3/4 Cl2 और Br। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम दो अलग अलग तरीके से लिखेंगे। क्या दोनों के दोनों फॉर्मूले सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समझ में आ रहा है? यहाँ पे दोनों के दोनों क्लोरीन जो रहेंगे वो किसका काम करेंगे? लिगेंड का। और जो लिगेंड का काम करेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच रहेगा। यहाँ पे कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच नहीं रहेगा? ब्रोमीन। यहाँ पे दोनों क्लोरीन में से एक क्लोरीन जो रहेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो उसको क्या करेगा? स्टेबलाइज करने का काम करेगा। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे आइसोमर्स। क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। तो डेफिनेशन क्या रहेगा? The compounds having same molecular formula but different structural formula। एक बात और, स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेंगे। स्ट्रक्चर डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेंगे। ये वाला मॉलिक्यूल किस आयन के लिए पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा? Br माइनस के लिए। ये वाला मॉलिक्यूल किसके लिए पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा? तो दोनों के प्रॉपर्टी सेम है कि डिफरेंट है? और प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इसका मतलब मॉलिक्यूल भी डिफरेंट है। तो मॉलिक्यूल डिफरेंट है बट इन दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। समझ में आ रहा है? तो आइसोमर्स का मतलब क्या लिखोगे? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कंसीडर्ड एज अ आइसोमर। वो जो आइसोमेरिज्म पढ़ा था वो ऑर्गेनिक का, ये जो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। राइट डाउन विद डेफिनेशन। Done? Stop writing. Look here. इन आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल। और दूसरे को बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर। क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर। तो आइसोमर्स दो टाइप के हैं, एक रहेगा स्ट्रक्चरल, दूसरा रहेगा स्टीरियो। स्टीरियो को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर, जैसे हमने सिस ट्रांस देखा था, जेड देखा था। और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमर, जो पीपीएल लाइन को रोटेट करेगा। क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो टेक्स्ट रो, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो लीओ। तो वो है ऑप्टिकल और ये रहेगा जियोमेट्रिकल। ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को चार पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। इसमें चार। पहला होता है आयोनाइजेशन।
दूसरा होता है हाइड्रेट, तीसरा होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, और फिर होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कितने टाइप के? 4। तो ये चारों किसके टाइप है? स्ट्रक्चरल। और ये दोनों किसके टाइप है? इनके भी सब टाइप्स आते हैं जो बाद में देखेंगे, पहले ही इतना लिख दो, उनका मतलब बता दो। लीकेज का दूसरा नाम आता है सॉल्ट। ठीक है, पहले स्ट्रक्चरल को देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। नाम में ही छुपा हुआ है कि वो काम किसका करेगा। आयोनाइजेशन आइसोमर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा। वो तो आइसोमेरिज्म में हो गया। फिर आयोनाइजेशन में नया क्या है? इसका मतलब होता है उस मॉलिक्यूल को जब सॉल्वेंट में मतलब डिसॉल्व करेंगे तो वो जो आयंस देगा ना, ये आयंस डिफरेंट होंगे। जैसे ये, इसको हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो टेस्ट किसका देगा? क्लोरीन का या ब्रोमीन का? लेकिन इसको डिसॉल्व किया तो क्या मिला? क्लोरीन। क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? लेकिन दोनों से मिलने वाला जो आयन है वो सेम है कि डिफरेंट है? तो दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में जो आयंस वो देंगे उन आयंस का क्वांटिटी अलग होगा, या तो डिफरेंट आयन को देगा। एक ने क्लोरीन को दिया, दूसरा ब्रोमीन को दे रहा है। एक ने क्लोरीन को दिया, दूसरा साइनाइड को दे रहा है। एक ने Mg+2 को दिया, दूसरा Na+ दे रहा है। तो ये क्या हुआ? आयन सेम है या डिफरेंट है? तो जिस कंपाउंड को सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद मिलने वाले आयंस का क्वांटिटी डिफरेंट होगा, उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर। क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर का मतलब होता है वाटर का जो क्वांटिटी रहेगा इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट और आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट वो डिफरेंट होगा। क्या बोला मैंने? वाटर का जो क्वांटिटी रहेगा वो इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट और आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट कैसा होगा? डिफरेंट होगा। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा, और डिफरेंस किसमें रहेगा? लिंकेज में। तो ये वाला जो आइसोमेरिज्म आता है ये आता है एम्बिडेंटेड में। कहाँ पे आएगा? एम्बिडेंटेड में। जैसे मैंने यहाँ लिखा है FeCN/6, ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? -2। तो सपोज -2 आएगा तो यहाँ लिख दिया मैंने Na2। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पे Na2 इन ब्रैकेट FeNC/6। ठीक है, इसके पास कितने Na हैं? 2। कितने Fe है? 1। कितने Cn है? 6। तो ये फॉर्मूला जो रहेगा ये इन दोनों के लिए रहेगा, ये फॉर्मूला जो रहेगा वो इन दोनों के लिए रहेगा। यहाँ पे कौन से आयंस मिलेंगे? Na+ और Na+। यहाँ पे कौन सा आयन मिलेगा? Na+। दोनों में आयन सेम है डिफरेंट है? आयन डिफरेंट रहेंगे तो क्या होगा? लेकिन दोनों के आयन कैसे है? सेम। समझ में आ गया? हाँ। लेकिन यहाँ पे जो Cn है वो किसके थ्रू अटैच्ड है?
अब यहाँ पे जो CN है वो समझ में आ रहा है। तो दोनों में लिगेंड तो सेम है, लेकिन लिगेंड्स का क्या डिफरेंट है, लिंकेज डिफरेंट है। और जब लिंकेज डिफरेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा आता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसका मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स। तो दो कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या करेंगे, लिगेंड्स को एक्सचेंज। कैसे बता रहा हूं, FeCN/4, FeCN/4। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, Cn का -4, ओवरऑल चार्ज -2। यहाँ लिखा मैंने FeNH3/4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, तो ये भी रहेगा प्लस। हो गया, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स है, एक कटायनिक और दूसरा अनायनिक। समझ में आ गया। अब इनको लिखेंगे कैसे, FeNH3/4 और यहाँ लिखेंगे FeCN/4। क्योंकि ये कटायनिक वाला है तो पहले लिखेंगे, अनायनिक वाला जो रहेगा वो बाद में। तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तब होगा जब दो कॉम्प्लेक्स साथ में प्रेजेंट रहेंगे। उनमें से एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और दूसरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। यहाँ पे कौन सा लिगेंड है और यहाँ पे कौन है, तो अब क्या होगा, यहाँ का NH3 यहाँ जाएगा और यहाँ का Cn यहाँ आएगा। अब दोनों में मेटल सेम लिखे हैं, यहाँ पे मैं डिफरेंट लिखता हूँ। यहाँ लिखा मैंने कॉपर, तो ये बन जाएगा कॉपर। सही है, मेटल डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी, कोई जरूरी नहीं कि सेम ही होना चाहिए। अब ये कटायनिक पार्ट है, ये अनायनिक पार्ट है। अब क्या होगा, ये अपने चारों के चारों लिगेंड इसको देगा और ये अपने चारों के चारों लिगेंड इसको देगा। तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, CuCN/4 और ये बन जाएगा FeNH3/4। सही है। अब इन दोनों में क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन लिखने के टाइम पे क्या होगा, अब इसका चार्ज कितना है कॉपर का, +2, ये कितना है -4, ये कितना हो गया -2 और ये कितना रहेगा +2। तो लिखने के टाइम पे ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट जो रहेगा वो पहले आना चाहिए और ये वाला पार्ट बाद में आना चाहिए। कटायनिक पार्ट हमेशा पहले आएगा और अनायनिक पार्ट हमेशा बाद में आएगा। ठीक है, नहीं समझा, ये किस में आएगा, दो कॉम्प्लेक्स साथ में रहेंगे तब। कब आएगा, दो कॉम्प्लेक्स साथ में रहेंगे तब। वो क्या करेंगे, लिगेंड्स को एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे, लिगेंड्स को एक्सचेंज करेंगे, लिगेंड्स को एक्सचेंज। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लिया, M यहाँ पे A4 है और इसके साथ दूसरा जो है वो है MB4। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेटल है, यहाँ पे भी मेटल है, यहाँ पे लिगेंड A का काम कर रहा है, यहाँ पे B जो रहेगा वो लिगेंड का काम करेगा। अब ये क्या करेगा, इसको लिगेंड देगा और ये क्या रहेगा, इसको लिगेंड देगा। अब आप बोलोगे सर क्या सभी के सभी लिगेंड देगा, जरूरी नहीं है। वो कुछ लिगेंड देगा और कुछ लिगेंड अपने पास भी रख सकता है। इसके पास कितने NH3 है, तो ये क्या करेगा, पहले एक NH3 देगा, बदले में एक Cn लेगा, फिर दूसरा अमोनिया देगा, फिर तीसरा अमोनिया देगा और एक एक अमोनिया देते जाएगा और एक एक Cn को गेन करते जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, एक साथ नहीं होगा। एट द एंड क्या होगा, इसके पास के सभी अमोनिया यहाँ चले गए और इसके पास के सभी Cn यहाँ चले गए। तो इन्होंने किसको एक्सचेंज किया, लिगेंड को एक्सचेंज किया। किसको एक्सचेंज किया, लिगेंड को। तो लिगेंड का एक्सचेंज तब पॉसिबल है जब दो कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के साथ है, जब दो कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के साथ है। ठीक है, तो ये रहेगा कोऑर्डिनेशन। सर ये जो कोऑर्डिनेशन में जो कॉम्प्लेक्स दी है उसके आगे मेटल का ऑक्सीडेशन सेम होना चाहिए। हाँ, नॉर्मली दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है, लेकिन गिवन है डिफरेंट तो आपको उसके हिसाब से जाना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें
क्वांटिटी ऑफ वाटर इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एंड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें हाँ लिंकेज डिफरेंट रहेगा, ठीक है। मतलब Cn है तो पहले कार्बन के थ्रू अटैच रहेगा, अब नाइट्रोजन पे। सपोज मैं NO2 की बात करता हूँ, NO2 माइनस पर, NO2 माइनस पर, तो कभी ये ऐसा लिखा जाएगा NO2 माइनस पर, किसके थ्रू अटैच्ड है? तो कभी ये लिखा जाएगा ONO माइनस पर, किसके थ्रू अटैच्ड है? तो दोनों का लिंकेज सेम है कि डिफरेंट है? तो ये तब पॉसिबल होगा जब लिगेंड्स ऐसे होंगे एम्बिडेंटेड। तो इसके लिए कंडीशन कौन सी है? एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तब पॉसिबल है जब दो कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के साथ है। मतलब समझा? आयंस डिफरेंट, क्वांटिटी ऑफ वाटर इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, लिंकेज डिफरेंट, लेकिन कब होगा तो अदरवाइज नहीं। इसमें एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, वो सभी के सभी लिगेंड एक साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, या तो सभी के सभी लिगेंड 1 बाय 1 भी क्या कर सकता है? एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या है? दो कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के साथ होने चाहिए। समझ में आ गया? जो मतलब समझा है वो लिखना है। एग्जांपल करवाता हूँ, ठीक है? नहीं समझ जो मतलब समझा है पहले वो लिखो। वहाँ पे CN/4 है और NH3/4, वहाँ पे कोई दूसरा होगा जैसे CN/6 होगा, तो ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पॉसिबल है। ऐसे नहीं होगा ना? तो वो वहाँ पे 4 ही होगा, वहाँ पे 6 तो कंप्लीट नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो बाकी रहेंगे, लेकिन वो एक्सचेंज कर सकते हैं। जब दो कॉम्प्लेक्स साथ में है तो वो एक्सचेंज कर सकते हैं लिगेंड को। पूरा नहीं कर, हाँ पूरा नहीं होगा, फिर जब जगह नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? अब देने वाला तैयार है, लेने वाले के पास उतनी जगह नहीं है तो वो उतने गेन नहीं करेगा, जितने कैपेसिटी है उतने गेन करेगा। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो कोई कोऑर्डिनेशन वाला हो सकता है? न्यूट्रल में ये पॉसिबल नहीं है। न्यूट्रल में इनमें से एक ही पॉसिबल है, ये वाला। कौन सा? लिंकेज वाला, क्योंकि वाटर वाला जो रहेगा वहां पे भी कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। न्यूट्रल में एक ही पॉसिबल है, लिंकेज। रिकॉर्डिंग शुरू है। आप नाम से ही याद रख सकते हो, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लिंकेज में या कोऑर्डिनेशन? लिंकेज में सीयर तो एक ही साइड से बॉन्ड बनाएगा तो उसको नहीं बोलेंगे। जो कभी इस साइड से कभी उस साइड से बॉन्ड बना सकता है वही लिंकेज शो करेगा। लिंकेज के लिए कंडीशन क्या है? उसके पास एटलीस्ट वन क्या होना चाहिए? एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, जो कभी इधर से बॉन्ड बनाएगा बाद में दूसरे साइड से बॉन्ड बनाएगा। काउंटर आयन या फिर ये डिफरेंट काउंटर आयन का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। काउंटर आयन का बात यहीं पे आता है, इसमें आयोनाइजेशन में बात नहीं है। डिफरेंट हो तो मतलब चलेगा? चलेगा। लिंकेज देखना है सिर्फ, लिंकेज और मेटल लिंकेज और मेटल इनसाइड का जो कॉम्प्लेक्स अंदर मेटल मेटल सेम रहेगा, कोई तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा ना, ठीक है। डिफरेंट होगा, मतलब एक में इनसाइड में 4 वाटर है, आउटसाइड में 1 है, दूसरे में इनसाइड में 3 है और आउटसाइड में 2 है। वाटर क्वांटिटी डिफरेंट है। एग्जांपल लेता हूं, समझना चाहिए। हाँ, इक्वल नंबर, जितना ये गेन करेगा उतना वो लूज करेगा, क्योंकि कैपेसिटी तो सेम ही है ना। मतलब ये भी 4 बॉन्ड 6 बॉन्ड बनाएगा, दूसरा भी 6 बॉन्ड बनाएगा, ऐसे। ठीक है, चलो कॉपी क्लोज कर दो।
मतलब लिखने के लिए बोला था, एग्जांपल नहीं, एग्जांपल बाद में बताता हूँ। देखो यहाँ पे Cr H2O/6 और Cl3, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कौन सा? Cr फिर H2O/6 और ठीक है। ऐसा कहा जाता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इज द स्पेशल केस ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मतलब देखने से कभी कभी लगता है कि ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो आयोनाइजेशन भी है और हाइड्रेट भी है। तो पहला प्रेफरेंस हाइड्रेट को और दूसरा प्रेफरेंस आयोनाइजेशन को। कैसे वो बताता हूँ। यहाँ पे जो क्रोमियम है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें है +3 में, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स ए, वो रहेगा Cr H2O/6, ओवरऑल चार्ज कितना आएगा 3, और इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा Cl3, कितना कौन करेगा Cl3। इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट वाटर का क्वांटिटी कितना है, आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसका दूसरा जो मॉलिक्यूल बनता है वो बनता है Cr H2O/5 Cl, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद Cl2 और साथ में रहेगा H2O। क्या रहेगा? साथ में रहेगा H2O। ऑक्सीडेशन नंबर +3, ये आएगा -1, ये कितना हुआ +2, ये कितना हुआ -2, ठीक है। यहाँ पे इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट 6 वाटर, आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट 0, इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये कितने आयंस के लिए टेस्ट शो करेगा? कितने कितने? किसके लिए? यहाँ पे कितने क्लोरीन के लिए? 2 क्लोरीन के लिए, ठीक है। इसका एक और पॉसिबल होगा, इन ब्रैकेट Cr H2O/4 Cl2, ओवरऑल चार्ज बनेगा +1, तो यहाँ पे रहेगा Cl, यहाँ पे रहेगा 2 मोल्स ऑफ H2O। एग्जाम में ऐसे पेयर दिए जाएंगे, ठीक है, और पूछा जाएगा इन दो पेयर के बीच में किस प्रकार का आइसोमेरिज्म है। देखने से ये भी लगता है कि यहाँ पे 3 Cl के आयंस है, यहाँ पे 2 Cl के आयंस है, तो क्या होना चाहिए? आयोनाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयोनाइजेशन होना चाहिए। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट 6 वाटर मॉलिक्यूल है, आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट 0। यहाँ पे इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट और आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, तो इन दोनों में इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट वाटर का क्वांटिटी सेम है, डिफरेंट है, तो इसको बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। कभी कभी ये ऐसा पेयर लिखा जाएगा और आपको पूछा जाएगा इन दोनों कंपाउंड के बीच में किस प्रकार का आइसोमेरिज्म है। किस प्रकार का? कैसे पता चला? वाटर का क्वांटिटी इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट वाटर का क्वांटिटी, और इसलिए इन दोनों को हम बोल सकते हैं क्या बोलेंगे? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो ये पूरा का पूरा किसका एग्जांपल रहेगा? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म आइडेंटिफाई करने का आसान तरीका है, उसके अंदर वाटर का क्वांटिटी 1 से ज्यादा है, वाटर का क्वांटिटी 1 से ज्यादा है, तो समझ जाना वो क्या को शो कर सकता है? हाइड्रेट शो कर सकता है। और वाटर का क्वांटिटी हाई नहीं, ये नहीं होगा। एम्बिडेटेड लिगेंड नहीं है, ये नहीं होगा। और दो कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के साथ नहीं है, तो ये नहीं होगा। सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड मत करो, उल्टा सब सोच के। जितना बोला है उतना ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये पहला वाला जो एग्जांपल रहेगा वो किसका रहेगा? क्वेश्चन कैसे आएगा वो फिर से बता रहा हूं मैं। ऐसे दो पेयर आपको दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इन दोनों पेयर के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? कौन सा है? करो कॉपी जल्दी। अरे मैंने बोला है जब दो मॉलिक्यूल को कंपेयर करना है, अब इसके पास भी अंदर 5 है और इसके पास भी अंदर 5 है, तो वो कैसे होगा?
मैंने बोला है इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट और आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट क्वांटिटी मस्ट बी डिफरेंट। अब यहाँ पे भी 6 रहेंगे और यहाँ पे भी 6 रहेंगे तो वो तो हाइड्रेट नहीं होगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर हमें 4 बताए थे, कौन से? आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। इसमें वाटर नहीं है, एम्बिडेड लिगेंड नहीं है, तो लिंकेज नहीं होगा। अब एक ही मेटल है तो सिंपल सी बात है कॉम्प्लेक्स भी एक ही रहेगा, और कॉम्प्लेक्स भी एक ही रहेगा तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इसका कंपाउंड बनता है CO, यहाँ रहेगा NH3/4, यहाँ रहेगा Br2 और ये रहेगा SO4। SO4 के ऊपर चार्ज -2, ये रहेगा +2, ये रहेगा -2, ये रहेगा +4, कितना रहेगा +4। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो किस आयन के लिए पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा? कितने टाइप्स के आयन्स देगा? कौन सा? ये कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये भी तो आयन है, और ये SO4 जिसके ऊपर चार्ज माइनस है। तो इसने कितने कटायन दिए? कितने अनायन दिए? टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं? 2। पक्का? तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं? 2। तो आप मर्जेंट पे लिखो, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन्स। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन्स। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन्स। इधर ध्यान दो, हो गया काम? हो गया? इसका दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा CO, NH3/4, SO4, ये बन जाएगा Br। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? +4, इसका 0, इसका -2, कितना हो गया? +2, एक Br के ऊपर -1, 2 Br के ऊपर -2, हो गया न्यूट्रल। ये किसके लिए टेस्ट शो करेगा? ये किसके लिए? Br माइनस Br2 नहीं, किसके लिए? Br-, और ये SO4- के लिए। क्या दोनों के दोनों सेम आयन के लिए टेस्ट शो कर रहे हैं? इसका मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंस है? ये कौन सा आयन दे रहा है? SO4-, ये कौन सा आयन दे रहा है? Br-। तो दोनों के आयन सेम है डिफरेंट है? तो कौन सा होना चाहिए? और इसके पास टोटल आयन्स कितने थे? 2। कितने कटायन? कितना आना है? इसके पास आयन्स 3 रहेंगे हनुमान। ये Br- है, टाइप ने पूछा है, आयन्स पूछा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? Br- और Br-। कितने अनायन मिलेंगे? 2। कितने कटायन मिलेंगे? 1। कितने हो गए? 3। इसके पास आयन्स कितने थे? 2। इसके पास कितने हैं? 3। अब बताओ इन दोनों में से किसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा? समझ में आ गया? तो क्वेश्चन कंडक्टिविटी के ऊपर भी पूछा जा सकता है, तो वो कैसे पता चलेगा कि टोटल आयन्स कितने हैं? ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हुआ? पक्का? लिखोगे? क्लास में पढ़ाने के टाइम में लिख के देते हैं, यस और नो?
बोर्ड वर्क भी और कुछ मैं खुद बोल के आपको लिखने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। तो उस कॉपी को सजा के रखना है, 2-4 दिनों में काम पड़ेगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं लिखा है आपके पास टाइम है, कुछ पेरेंट्स का ऐसा कहना है कि सर आप क्लास में कुछ लिखवाते ही नहीं, क्योंकि हमारे बच्चों की कॉपी ब्लैंक है, इसका मतलब आप स्कूल में पढ़ाते ही नहीं है। तो हमको बताना पड़ेगा पढ़ाते हैं करके। चलो इधर ध्यान दो, इन दोनों में पेयर के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होगा, देखो पहले इधर ये कितने कौन, ये आयन किसके देगा, Cl माइनस कितने, ये भी कितने देगा, आयंस का क्वांटिटी सेम आयंस डिफरेंट आयंस, मतलब क्या नहीं होगा, दो कॉम्प्लेक्स साथ में है क्या, नहीं, ये अरे पहला है ये दूसरा है, दो कॉम्प्लेक्स का मतलब अगल बगल में होना, ये अगल बगल में है क्या, नहीं, लिखा होगा तो भी नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों के दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब क्या नहीं होगा। उसके बाद दोनों में से किसी के पास वाटर है क्या, मतलब क्या नहीं होगा, सिंपल। बचा कौन सा, कैसे पता चला, यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे भी NH3 है, एम्बिडेंटेड नहीं है, यहाँ पे कौन है, ये एम्बिडेंटेड है, और यहाँ पे पहले किसको लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बॉन्ड किसके थ्रू बनाया, तो इसका नाम क्या होगा, उसी लिगेंड का नाम क्या होगा, NO3-1 को बोलते हैं नाइट्रेट, और NO2-1 को बोलते हैं नाइट्राइट, ठीक है। और लिगेंड में क्या बोलते हैं, जिस लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है E को निकाल देना है, O को लगाना है, क्या बनेगा, नाइट्रेटो, नाइट्राइटो, समझ में आ रहा है। अब ये जो NO2-1 है, इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो ऐसे रहेगा, कैसे, ऐसे। कौन कौन डोनर बन सकता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जब ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा तो लिखेंगे नाइट्री2N, और ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्री2O। जब नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा तो ऐसे लिखेंगे, और ऑक्सीजन के थ्रू बनाएगा तो ONO, मतलब ये कौन सा लिगेंड हुआ, एम्बिडेंटेड। और यहाँ पे एम्बिडेंटेड लिगेंड है, पहले में नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाया है, दूसरे में ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाया है, तो इसको कौन सा आइसोमेरिज्म बोलेंगे, सब कुछ सेम है, क्या डिफरेंट है, लिंकेज का साइड डिफरेंट है, इसका लिंकेज का साइड है नाइट्रोजन और यहाँ पे है ऑक्सीजन। नहीं समझा, समझा, सिंपल है, समझ में आना ही चाहिए। लिखो, आवाज बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं, आराम से बैठे रहो। जब क्वेश्चन पूछेंगे तो पढ़ने की इच्छा हो ही जाएगी, लिखने की तो हो ही जाएगी। चलो इधर ध्यान दो, दो कॉम्प्लेक्स साथ में है, ठीक है। कोबाल्ट के साथ कौन है, अमोनियम, क्रोमियम के साथ साइनाइड, यहाँ पे क्रोमियम के साथ अमोनियम और कोबाल्ट के साथ साइनाइड। क्या हुआ, लिगेंड्स का एक्सचेंज हुआ, लिगेंड्स का क्या हुआ, एक्सचेंज। यहाँ पे ये 0 है, कितना है, 0, ये रहेगा +3, ये रहेगा +3, ये रहेगा +3, ये रहेगा -6, ये रहेगा -3, ये रहेगा +3,
ये 0, ये +3, ये +3, ये -6, ये -3। कटायनिक पार्ट पहले होना चाहिए, अनायनिक पार्ट बाद में होना चाहिए। कटायनिक पार्ट पहले होना चाहिए, अनायनिक पार्ट बाद में होना चाहिए। दोनों ने क्या किया, लिगेंड को एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पे जो मैंने पेयर लिखा है वो पूरा ट्रांसफर होने के बाद का लिखा है, एक एक करके भी लिखूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, और इसलिए मैंने पूरे लिगेंड ट्रांसफर कर दिए हैं और यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? ठीक है, देखो अब बोलो। सर आपने लिंकेज में साइड में सॉल्ट भी लिखा है, उसका दूसरा नाम है, मतलब किसी किसी बुक में लिंकेज आइसोमर की जगह सॉल्ट आइसोमर में लिखा जाता है। टेक्स्ट बुक है, निकालो। अभी एक करके आए कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर करेगा तो कोऑर्डिनेशन है। नहीं, हाँ एक देखो, ऐसा हो सकता है इसमें 6 अमोनिया है और 6 साइनाइड है। दूसरे में क्या होगा, 5 अमोनिया और 1 साइनाइड। इसमें 5 साइनाइड और 1 अमोनिया। फिर क्या होगा, 4 अमोनिया और 2 साइनाइड। तो इसमें 4 साइनाइड और 2 अमोनिया। टाइम लगता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। हो गया। देखो उसमें आइसोमेरिज्म लिखा होगा, लिखा हुआ है हाँ? कौन सा? स्ट्रक्चरल स्टीरियो। स्ट्रक्चरल जल्दी खत्म कर दिया नहीं, आगे दिया हुआ है 9.4.3 9.4.3 क्या है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट ये हाइड्रेट वाला है, ब्रैकेट में इसको हाइड्रेट करके, नाम अलग है, काम वही है।